जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यहाँ पे काव्यशास्त्र संबंधी पीवाईक्यू सीरीज लेकर चल रहे हैं और देखिए इससे पहले भी करीबन 6 वीडियो हो चुके हैं और यहाँ कंटिन्यू हमें ये सीरीज लेकर चलना है। आप लोग का सहयोग बना रहे। यहाँ पे देखिए कि 151 नंबर क्वेश्चन से कर रहे हैं। तद 200 शब्दार्थों सा गुणा वना अलंकृति पुनः क्वापी, ये काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा दिया गया है? तो ये जो दिया गया है ना, तद 200 शब्दार्थों, तद 200 शब्दार्थों, ये जो दिया गया है ये आचार्य मम्मट के द्वारा दिया गया है। जबकि पंडित राज जगन्नाथ का काव्य लक्षण क्या है? देखिए अगर जगन्नाथ का देखेंगे तो इनने का रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, और दंडी ने क्या कहा है? दंडी ने काव्य का, देखिए सबसे पहला जो काव्य शास्त्र जब आप पढ़ते हैं ना तो सबसे पहला टॉपिक ही क्या है? काव्य का लक्षण। ठीक है, पहला टॉपिक है काव्य का लक्षण। अब काव्य के लक्षण में अलग अलग जितने भी हैं उसमें आप मान लीजिए दंडी हैं, भामा है, रुद्रट है, जगन्नाथ हैं, ये सभी कवि हैं। इन्होंने अपने अकॉर्डिंग परिभाषा दी है। तो उसी परिभाषा पे बात कर रहे हैं कि काव्य के लक्षण के बारे में। दंडी ने कहा है शरीराम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, शरीराम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये दंडी ने कहा है। काव्य के लक्षण में तद 200 शब्दार्थों गुणा वनालंकृति, ये मम्मट ने कहा है। और रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, ये जगन्नाथ ने कहा है। देखिए रस विवेचन में अगर देखें तो जो रस विवेचन है, रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की? ये इससे पहले भी एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है। चित्र तुरंग न्याय की कल्पना, तो ये रस विवेचन में आता है। चित्र तुरंग न्याय, शंकुक, भरत मुनि, अभिनव गुप्त और विश्वनाथ। तो ये इंपॉर्टेंट मानिए क्योंकि इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया और याद हो जाता है। तो देखिए रस विवेचन में जो चित्र तुरंग न्याय की कल्पना है ना, वो शंकुक ने की है। किसने? यहाँ पे देखिए शंकुक, आचार्य शंकुक ने क्या किया है? चित्र तुरंग न्याय की कल्पना। और ये जीआईसी प्रवक्ता में आया, इससे पहले भी क्वेश्चन आया है। रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना शंकुक ने की है, जबकि अभिनव गुप्त ने रस विवेचन में शैव दर्शन, तो अभिनव गुप्त ने शैव दर्शन की बात की है, शैव दर्शन की कल्पना किया है। और भट्ट नायक ने सांख्य दर्शन। तो सभी लोगों का ध्यान रखना आपको, शंकुक का चित्र तुरंग न्याय, अभिनव गुप्त का शैव दर्शन, और आचार्य भट्टनायक का है सांख्य दर्शन, और भट्ट लोलट का है मीमांसा दर्शन। अब यहाँ पे देखिए सबका दिया हुआ है। भट्ट लोलट ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद दिया है, और मीमांसा दर्शन है भट्ट लोलट का। शंकुक का न्याय दर्शन, अब न्याय दर्शन पूरा आता है तो उसको चित्र तुरंग न्याय कह के आता है। तो शंकुक का वैसे सिद्धांत कौन सा है? तो अनुमितिवाद। अनुमितिवाद जो है ये है किसका? शंकुक का। और शंकुक ने न्याय दर्शन या चित्र तुरंग न्याय करके आता है वो। भट्ट लोलट उत्पत्ति मीमांसा, भट्ट नायक भुक्तिवाद, सांख्य दर्शन, अभिनव गुप्त अभिव्यक्ति, अभिनव की अभिव्यक्ति प्लस शैव दर्शन। इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी? देखिए काव्य के दोष की बात नहीं करा है, गुण की बात करा है। कौन मानता है कि काव्य के गुण 10 है? तो भरत मुनि मानते हैं कि काव्य के जो गुण है उसकी संख्या 10 है। तो वामन कहते नहीं, गुण 10 नहीं है 20 है। तो ये कौन कहता है? वामन कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि 10 किसने कहा, 20 किसने कहा? तो 10 किसने कहा? भरत ने कहा। वामन ने क्या कहा कि 20 संख्या है गुण की। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक कहते हैं। भोजराज के प्रसिद्ध ग्रंथ नाम सरस्वती कंठाभरण है उनका। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कोई भी नाटक आप देखने जाते हैं तो भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का परिशोधन, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण, रसास्वादन, चरित्र चित्रण। रस आनंद लेने जाते हैं आप मनोरंजन के लिए। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य रस का आस्वादन करना। आचार्य भरत मुनि ने व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण तथा दृश्यों का प्रस्तुतिकरण को गौड़ स्थान दिया है, रस को प्रमुख बताया है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का श्रेष्ठ ग्रंथ है जिसे पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। काव्यशास्त्रीय ग्रंथ जो है काव्य मीमांसा, ये काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? भरत मुनि, राजशेखर, दंडी, विश्वनाथ। तो इनमें से कौन है? तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जो है काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य मीमांसा, इसके लेखक है राजशेखर। जबकि भरत मुनि द्वारा लिखित महत्वपूर्ण रचना नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने पंचम वेद का। इसमें 36 अध्याय तथा 5000 श्लोक हैं।
36 अध्याय। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण बताए हैं, 10 दोष बताए हैं, 4 अलंकार बताए हैं। तो ये सब ध्यान रखना है। क्या क्या भरत मुनि की कितनी चीज़ें याद रखनी है। 36 अध्याय है, 5000 श्लोक है, 10 गुण है, 10 दोष है, 4 अलंकार है और विश्वनाथ द्वारा साहित्य दर्पण लिखा गया है। कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है? कवि कंठाभरण। तो कवि कंठाभरण के रचनाकार क्षेमेंद्र है। क्षेमेंद्र कवि कंठाभरण के रचनाकार है। क्षेमेंद्र की अन्य रचनाओं में औचित्य, विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक, दशावतार चरित, जबकि दंडी द्वारा रचित महत्वपूर्ण रचना काव्यादर्श है और धनंजय द्वारा रचित जो है 10 रूपक ग्रंथ है। अरस्तु के अनुकरण में कौन सी एक बात नहीं है? अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है और उस अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? कविता जगत की अनुकृति है, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है, काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। तो काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है, यह बात अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में नहीं है। काव्य जो है, ये काव्य जो लिखा जाता है ये प्रकृति का अनुकरण नहीं है, ये बात अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में नहीं है। अरस्तु ने काव्य को प्रकृति का अनुकरण माना है कि जो हमारा ये काव्य होता है, जो हमारा काव्य होता है ये प्रकृति का अनुकरण करता है। अरस्तु कहते हैं कि काव्य जो होता है वो प्रकृति का अनुकरण करता है, जबकि कविता जगत की अनुकृति है। हमारा काव्य प्रकृति का अनुकरण कर रहा है और जो हम कविता लिख रहे हैं वो जगत की अनुकृति है तथा अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक होती है, अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। ये तीनों चीज़ें कहते हैं। तो ये ऐसे हुआ कि हमने एक काव्य लिखा, हमने कहा ये जो हमारा काव्य है ना, ये काव्य जो है किसकी अनुकृति है, किसका नकल है, किसका अनुकरण करता है? तो कहेंगे ये प्रकृति का करता है। काव्य जो है प्रकृति का अनुकरण करता है और कविता जो है, हम जब हमारे मन में कोई कविता का प्रस्फुटन होता है वो जगत की अनुकृति करती है और अनुकरण की प्रक्रिया जो होती है ना बड़ी आनंददायक होती है, उससे हमें शिक्षा मिलती है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इसके पहले भी बताया था, आई रिचर्ड। प्लेटो का योन है, क्रोचे का स्थेटिक है, स्थेटिक, इलियट का द सेक्रेड वुड है। आयोग ने इसका उत्तर गलत मानकर कॉमन कर दिया है। ठीक है। किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? ये किसकी मान्यता है कि औदात्य जो होता है वो अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? मैथ्यू आर्नल्ड, लोंजाइनस, जॉनसन, सार्ट। तो लोंजाइनस का मानना ये है कि औदात्य, क्योंकि इनके सिद्धांत के बारे में तो वही है सिद्धांत, तो लोंजाइनस की मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। लोंजाइनस के ग्रंथ का नाम है पेरिप्लस। इस ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन 1554 में हुआ था। तो लोंजाइनस पेरिप्लस इनका है और इसका पहले प्रकाशन 1554 में हुआ। पेरिप्लस मूलतः रेटोरिक बोले तो भाषण ग्रंथ की पुस्तक है। मैथ्यू अर्नाल्ड का कल्चर एंड एनार्की, अभी आया था नहीं, कल्चर एंड एनार्की किसका है? तो ये मैथ्यू अर्नाल्ड का है, कल्चर एंड एनार्की। और साध्य या साठ बोलते हैं लानौसी करके है इनका। इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? केशव, भामा, जयदेव, आनंदवर्धन। तो आनंदवर्धन जो है अलंकारवादी आचार्य नहीं है बल्कि ध्वनिवादी है, जबकि तीनों अलंकारवादी है। भामा काव्यालंकार, जयदेव चंद्रालोक, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक, केशवदास कविप्रिया। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? रस, ध्वनि, वक्रोक्ति अलंकार। तो जो रस है, रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। रस जो बेसिकली है, रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद की यह मान्यता है कि रसो वह सहा अर्थात रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। वक्रोक्ति कुंतक, ध्वनि आनंदवर्धन, अलंकार भामा। मिथक का घनिष्ठ संबंध किससे होता है? अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से, विज्ञान लेखन से, प्रौद्योगिकी से, यथार्थवाद से। तो मिथक का घनिष्ठ संबंध जो होता है वो अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से होता है। मिथक का घनिष्ठ संबंध अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से होता है, जबकि विज्ञान, लेख, प्रौद्योगिकी तथा यथार्थवाद से मिथक का संबंध नहीं होता। ये तीनों वास्तविकता से संबंधित होते हैं। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि लगातार पूछा जाता है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। काव्य लक्षण के बारे में ये किसने कहा? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। मम्मट ने, भरत ने, विश्वनाथ ने, जगत ने। तो ये देखिए किसने कहा है? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये जगन्नाथ ने कहा है, कथाकार जगन्नाथ ने। वाक्यम रसात्मक काव्यम, आचार्य विश्वनाथ, भाई रस को वो करते हैं तो विश्वनाथ ने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। विभावा निभावा, विभावा नुभावा करके भरत ने कहा है।
तद दोषो ये मम्मट का है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए, रमणीयार्थ पंडित, रमणीयार्थ पंडित, वाक्य विश्वनाथ, विभाव भरत, तद दोषो मम्मट। काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? यश प्राप्त होता, आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता, आनंद प्राप्त होता, शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है, इस कथन प्रयोजन की दृष्टि से सही नहीं है। काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है कि शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता? नहीं। काव्य प्रयोजन मतलब काव्य से आप लिखते हो, काव्य की रचना करते हो, तो उससे क्या फायदा आपको होता है? यश मिलता है, लाभ भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। तो यश की प्राप्ति होती है, अमंगल का नाश होता है, आर्थिक लाभ भी होता है, आनंद, चरम विश्रांत की प्राप्ति भी होती है। विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना कि काव्य के पीछे जो कारण होता है उसके लिए कौन सा तत्व ऐसा होना चाहिए जो जरूरी नहीं है? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, ईश कृपा। तो भाई ईश कृपा की जरूरत नहीं होती, उसके लिए प्रतिभा, व्युत्पत्ति, निपुणता, बहुलता हो, अभ्यास हो, इन्हीं सब की जरूरत होती है। ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि के दो प्रमुख भेद माने गए हैं, लक्षणामूला, व्यंजनामूला। लक्षणामूला को अविविक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। अविविक्षित वाच्य ध्वनि का भी दो भेद होता है, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, लक्षणामूला ध्वनि का ही एक भेद है। तो देखिए ध्वनि के दो प्रमुख भेद माने गए हैं। ध्वनि के जो दो प्रमुख भेद माने गए उनमें है लक्षणामूला, दूसरा है व्यंजनामूला। तो लक्षणामूला है ही, साथ व्यंजनामूला भी है। कथन ध्वनि सिद्धांत के संबंध में सही नहीं है। ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कथन में देखें, लक्षणामूलों को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं, अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भी दो भेद माने गए हैं, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, लक्षणामूला ध्वनि का ही एक भेद है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन ने ध्वनि के तीन भेद किए हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। इनमें अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है। अनुकरण भी एक सर्जन क्रिया है। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया है। तो अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है। इसमें कौन सा गलत है ये पूछा ना। तो देखिए अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है। प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है, कथन गलत है। अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कथन के बारे में बात करें तो अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु जो कहते हैं कि अनुकरण से अरस्तु का मतलब है भावनापूर्ण अनुकरण। अनुकरण भी एक सृजन क्रिया है। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व माना है और अनुकरणात्मक काव्य के रूप में त्रासदी, महाकाव्य तथा प्रहसन का विवेचन तथा माध्यम, विषय एवं पद्धति के आधार पर इनका पारस्परिक भेद भी किया है। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में अंतर है, ऐसा नहीं है कि अंतर नहीं है। लोंजाइनस के उदात्त तत्व विषयक विवेचन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? लोंजाइनस के उदात्त तत्व के तीन पक्ष हैं, अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्व। महान विचारों की उद्भावना अंतरंग तत्व के तहत है। समुचित अलंकार योजना और उत्कृष्ट भाषा बहिरंग के तत्व आती है। लोंजाइनस हर स्थिति में साहित्य में गरिमा बही भाषा के प्रयोग के पक्षधर है। ये गलत है। हर स्थिति में साहित्य में गरिमा बही भाषा हो, लोंजाइनस हर स्थिति में साहित्य में गरिमा बही भाषा प्रयोग के पक्षधर थे, ये कथन गलत है उनके बारे में। लोंजाइनस का उदात्त तत्व विषय विवेचन क्या है? लोंजाइनस के उदात्त तत्व के तीन पक्ष हैं कि अंतरंग पक्ष, बहिरंग पक्ष और विरोधी तत्व। महान विचारों की उद्भावना अंतरंग तत्व से आती है। जब महान विचार आते हैं वो अंतरंग से आता है। समुचित अलंकार योजना और उत्कृष्ट भाषा बहिरंग है। आप अलंकार योजना करते हैं, ये बहिरंग है। समुचित रचना की भव्यता का निरूपण तथा अलंकारों का निरूपण और काव्य में शब्द, रूप, बिंब आदि का निरूपण। भारत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? तो यहाँ पे ये पूछा गया कि अभिव्यक्तिवाद बेसिकली किसका सिद्धांत है? तो यहाँ पे देखिए अभिनवगुप्त, भट्ट नायक, शंकुक, भट्ट लोलट। तो भारत के रस निष्पत्ति व्याख्याकारों में अभिनवगुप्त की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है। तो अभिव्यक्तिवाद जो है व्याख्या वो अभिनवगुप्त की है। भट्ट लोलट की व्याख्या उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है। श्री शंकुक की व्याख्या है अनुमितिवाद और भट्ट नायक की व्याख्या है भुक्तिवाद या भोगवाद। सही कथन इनमें से कौन सा है? अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं। गुण काव्य के कला पक्ष से संबंधित घटक है। काव्य में अलंकार अनिवार्य होते हैं। गुण काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं।
तो देखिए काव्य में अलंकार अनिवार्य होते हैं। कोई भी काव्य आप रचिए तो उसमें अलंकार होना चाहिए, जरूरी है। दूसरी चीज, गुण काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं, अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं, और गुण काव्य के कला पक्ष से संबंधित घटक है, ये सभी सही हैं। चिर जियो जोरी जियो करो न स्नेह गंभीर, को घटी वृष भानुजा वे हलदर के वीर, ये अभिधा शब्दा लक्षणा प्रयोजनवती। इसमें से देखिए और भी अंदर जाके क्वेश्चन पूछा है और कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन में है कि यहाँ पे दिया है कि ये जो है अभिधा मूली शाब्दा और लक्षणा मूली शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनवती सारोपा लक्षणा, गौड़ी साध्य वासना लक्षणा, इनमें से ये कौन सा है? तो ये जो चिड़ जो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी वृष भानुजा वे हलधर के वीर, इस दोहे में अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना का वर्णन है। इस दोहे में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष कलाओं में विक्षपात प्रीति तथा कीर्ति को किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है? वामन, भामा, रुद्रट, मम्मट। तो आचार्य भामा ने चतुर्वर्ण फल प्राप्ति की बात की है। किसने? भामा ने की है। चतुर्फल प्राप्ति यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष कलाओं में विचरता प्रीति तथा कृति को काव्य का प्रयोजन माना है। आचार्य वामन ने कृति और प्रीति दोनों, वामन ने कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन माना है। रुद्रट ने धर्म प्रीति अर्थ अनर्थ पश्चम तथा सुख प्राप्ति को माना है, और मम्मट ने यश प्राप्ति वित्तीय लाभ लोक व्यवहार। अब देखिए यहाँ पे जो मम्मट है इनका यश प्राप्ति भी है, वित्तीय लाभ भी है, लोक व्यवहार भी, अमंगल का नाश, तत्काल परमानंद की प्राप्ति। तो एक एक नहीं 5-5 उपदेश के साथ ये लोग कर रहे हैं। भामा तो चतुर्वर्ण 4 चीज़ों की धर्म अर्थ काम और मोक्ष हो। वामन कह रहे हैं कि हमको तो कीर्ति और प्रीति चाहिए। रुद्रट धर्म प्रीति अर्थ अनर्थ तथा सुख प्राप्ति, और मम्मट ने यश प्राप्ति वित्तीय लाभ लोक व्यवहार अमंगल का नाश तत्काल परमानंद। इतनी चीज़ों की इनको ध्यान में रख के वो काव्य का उनका ये प्रयोजन है, इस उद्देश्य से वो कविता का लेखन कर रहे हैं। कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया? कि कवि की अनुभूति हो साथ साथ पूरे काव्य का। नंद दुलारे वाजपेयी, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय। तो कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य का जो परिवेश है उसका साधारणीकरण डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतिपादित किया है। काव्य तो रचा ही जाए, कवि एक काव्य रचता है उसकी अनुभूति तो हो, साथ ही साथ उसके काव्य के परिवेश की भी अनुभूति हो, उसका साधारणीकरण हो, ये नगेंद्र ने स्थापित किया। और बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो किसी शब्द का अगर मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ निकले, इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध ही नहीं हो, या अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है, किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। तो इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, कथन लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में सही नहीं है। किसी शब्द शक्ति के में मुख्य अर्थ निकला यानी अभिधा जो निकलता है उसमें बाधा उत्पन्न करे तो वो सही है। किसी प्रयोजन के आधार पे अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए वो भी सही है, या अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाए, इसी अन्य के मुख्य अर्थ से संबंध हो। तो ये रूढ़ि या प्रयोजन था, दोनों का संबंध बताया गया था, और साथ ही साथ कि किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर। तो ये 3 चीज़ें जो है लक्षणा के बारे में बताई गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक किसको माना है? हुल्मे को, रिचर्ड एलिंगन को, फ्लिंट को, लॉवेल को। तो यहाँ पे देखिए बिंबवाद जो है ये भी एक सिद्धांत है। बिंबवाद पर एक घोषणा पत्र सन 1908 में फ्लिंट और हुल्मे ने प्रकाशित किया था। 1908 में फ्लिंट और हुल्मे ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फ्लिंट को बिंबवाद का प्रवर्तक माना, तो हम फ्लिंट को मानते हैं कि बिंबवाद के प्रवर्तक हैं फ्लिंट। बिंबवादी प्रमुख लेखक है एजरा पाउंड, लॉबेल, डिलियट, टी.एच. लॉरेंस, रिचर्ड एलिंगटन। बिंब किसी भाव विचार वस्तु घटना आदि का संवेद जो है काल्पनिक शब्द वर्धन सम्मूर्तन के प्रभाव को बिंब कहते हैं। बिंब 2 प्रकार का होता है, एक इंद्रिय बिंब होता है, एक मानस बिंब होता है ना। तो बिंब जो आया है 1908 में आया, घोषणा पत्र था फ्लिंट और हुल्मे से प्रकाशित। बाकी शुक्ल ने तो यही माना कि फ्लिंट ही है, और बाकी जो और भी लेखक है उसमें एजरा पाउंड है, रिचर्ड भी है, एलिंगटन है, लॉरेंस है, डी.एच. है, डलिटल है, लॉवेल है। और बिंब 2 प्रकार का, इंद्रिय बिंब है, मानस बिंब है। तो इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चन आज भी किए, और ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हिंदी और प्राइड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।